हेलो एवरीवन। तो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का 2 पार्ट कर चुके हैं। टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द इकोनॉमिक सर्वे दिस ईयर? 13 है ना, एंड वी हैव कवर्ड 7 चैप्टर्स टिल नाउ। सो 6 मोर चैप्टर्स आर लेफ्ट। तो 6 मोर चैप्टर्स को एक बार में कवर किया जा सकता है, बट हम 3-3 चैप्टर करके 2 बार में पढ़ेंगे कि थोड़ा सा और आराम से डिटेल में पढ़ सके, है ना। तो वी आर गोइंग टू कवर 3 चैप्टर्स टुडे। ठीक है, चैप्टर नंबर 8, 9, 10 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2025। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर 8 पे चलते हैं। चैप्टर 8 किसके बारे में बताता है? सर्विसेज के बारे में बताता है। सर्विसेज, सर्विस सेक्टर के बारे में, सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के बारे में बताता है। सर्विस सेक्टर में क्या आता है? एजुकेशन आएगा, हेल्थ केयर आएगा, टूरिज्म आएगा, ट्रांसपोर्ट आएगा, आईटी सर्विस आएगा, है ना, कम्युनिकेशन सर्विसेज आएंगी। समझ में आ रही बात? बैंकिंग सर्विस आएगा, इंश्योरेंस सर्विस आएगा। बैंकिंग इंश्योरेंस सब मिला के एक फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो सो मेनी सर्विसेज आर देयर सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर का टॉपिक है न्यू चैलेंजेस फॉर द ओल्ड वॉर हॉर्स। ओल्ड वॉर हॉर्स मतलब सर्विस सेक्टर पहले बहुत अच्छा किया है ना, दैट्स वाई ओल्ड वॉर हॉर्स। उसके लिए नए चैलेंजेस हैं अभी, तो वो नए चैलेंजेस हम लोग पढ़ेंगे। सर्विस सेक्टर की थोड़ी तारीफ इसमें रहेगी और कुछ कुछ चैलेंजेस हैं वो इकोनॉमिक सर्वे बताएगा, वो सब हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ सर्विस सेक्टर शेयर इन जीवीए। जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, कि जो वैल्यू ऐड हो रहा है डेली, है ना, जितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसके हिसाब से सर्विस सेक्टर में कितना शेयर बढ़ा। देखो फाइनेंशियल ईयर 13 में टोटल इंडिया का जीवीए में 50% कंट्रीब्यूशन था सर्विस सेक्टर का। कितना परसेंट? 50। कब था? फाइनेंशियल ईयर 13 में, मतलब कितने साल पहले? ऑलमोस्ट 11-12 ईयर्स पहले। फिर 19 में बढ़ के कितना हुआ? 54 के आसपास। अभी कितना है? 55 प्लस, है ना। तो पहले सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल 50 था, अभी 55 प्लस है। मतलब सर्विस सेक्टर का परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, मतलब सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो किया है कंपेयर टू अदर सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। 3 सेक्टर होते हैं मेनली, है ना। एग्रीकल्चर जिसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, एलाइड एक्टिविटीज। फिर मैन्युफैक्चरिंग आता है, और थर्ड में क्या आता है? सर्विस सेक्टर आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो फिर इंडियाज इंक्रीजिंग शेयर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट। 2005 में कितना सर्विस एक्सपोर्ट करते थे हम बाकी कंट्रीज को? पूरे वर्ल्ड में 1.9%, मतलब जितना सर्विस का एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में, हमारा शेयर कितना था? 1.9। वो बढ़ा 2014 में कितना हुआ? 3। अभी बढ़ के कितना हो गया? 4.3। तो हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करने में टोटल परसेंटेज कितना एक्वायर करके बैठे हैं वर्ल्ड का? 4.3%। समझ में आ रही बात? इसका मतलब टूरिज्म बढ़ा है इंडिया में, लोग आके टूरिज्म एंजॉय कर रहे हैं, है ना। हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिया में आके बढ़ी हैं बाहर, या तो हम आईटी सर्विसेज बाहर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एजुकेशन, है ना, बाकी सर्विसेज जो है हम बाहर क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐप बना के एक्सपोर्ट कर दिया, वो सारा क्या है? सर्विसेज है। समझ में आ रही बात? तो 2023 में 4.3%। डायरेक्टली ये सब हम लोग लिख सकते हैं। चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी एंड वे फॉरवर्ड फॉर द सर्विसेज। ऑफ शोर वर्क, ऑफ शोर मतलब दूर, किनारे से दूर वाला वर्क है। नया चैलेंज क्या है? ट्रेडिशनल अप्रेंटिसशिप मॉडल फेस चैलेंजेस ऑफ इनएडिक्वेट डायरेक्ट सुपरविजन, लैंग्वेज बैरियर, इंफॉर्मेशन गैप्स एंड डिफरेंसेस इन रेगुलेटरी प्रोविजन अक्रॉस कंट्री। अगर हम अप्रेंटिसशिप मॉडल की बात करें, अप्रेंटिसशिप क्या होता है? एक तरह से किसी ने कोई स्किल एक्वायर किया, और स्किल एक्वायर किया, उस स्किल को एक्वायर करना है, उसका सर्टिफिकेशन है जो एक कंट्री दूसरे कंट्री, हर कंट्री में यूज हो सके। फॉर एग्जांपल नर्सिंग की बात कर लो। किसकी बात कर लो? नर्सिंग, है ना। तो हर कंट्री में उसका रेगुलेटरी प्रोविजन अलग होगा कि नहीं होगा? इंडिया में नर्स लोगों के लिए अलग से रेगुलेशन होगा, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। यूएस में अलग से हो सकता है, चाइना में अलग से हो सकता है। तो ट्रेडिशनल अप्रेंटिसशिप मॉडल फेस चैलेंजेस ऑफ इनएडिक्वेट डायरेक्ट सुपरविजन, उनका डायरेक्ट सुपरविजन कम है। अलग अलग कंट्रीज में क्या है? लैंग्वेज बैरियर्स हैं,
इंफॉर्मेशन में क्या आएगा, गैप्स आएगा। तो ये सब क्या है, चैलेंजेस है। सर्विसिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी में सर्विस का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, सर्विसिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर एग्रीकल्चर में है ना वुमेन का कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाएगा तो क्या बोलोगे, बोलो, वुमेनिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, ठीक है। वैसे ही चीजें, पॉवर्टी अगर रूरल एरियाज में ज्यादा है तो क्या बोलोगे, रूरलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। तो वैसे ही सर्विसिफिकेशन ऑफ आपका सर्विसेज बढ़ते जा रहा है, मतलब इंडिया जीडीपी का सर्विसिफिकेशन होते जा रहा है धीरे धीरे। ज्यादा डिमांड आजकल आ रहा है एम्बेडेड सर्विसेज का। एम्बेडेड मतलब एक सर्विस के अंदर बहुत सारी सर्विसेज एज ए पैकेज का डिमांड ज्यादा आ रहा है कि ऐप भी बना दो, ऐप के अंदर सारे फीचर्स भी हैं, उसमें एआई भी डाल दो। क्या डाल दो, एआई। अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया के कंपनी से ऐप बनवा रही है तो ऐप में बहुत सारा फीचर, वो क्या हो गया, एम्बेडेड सर्विसेज। एडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एआई इन सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये सब अपॉर्चुनिटीज है। इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, अप्रोप्रिएट स्किलिंग, है ना, जो भी यूथ है उसका क्या करना पड़ेगा, स्किलिंग करना पड़ेगा टू रीप बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। रिफॉर्म ग्रास रूट लेवल प्रोसीजर्स, ये थोड़ा आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा वहां से, इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूं। रिफॉर्म ग्रास रूट लेवल प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशन दैट हिंडर ग्रोथ। ग्रास रूट लेवल पे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं उनको रिफॉर्म करो। ये सब एब्स्ट्रैक्ट बातें, हवा में बातें हो रही हैं, बट ऐसे ही लिखता है। सर्विस सेक्टर में और क्या क्या है, आपने ओएनडीसी का नाम सुना है क्या, हैव यू हर्ड अबाउट ओएनडीसी? व्हाट इज ओएनडीसी? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। डिजिटल कॉमर्स वी ऑल अंडरस्टैंड, है ना। अमेजन से हम लोग सामान मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, स्विगी जोमेटो से मंगाते हैं, तो वी ऑल अंडरस्टैंड डिजिटल कॉमर्स। तो ओएनडीसी इज ए ओपन नेटवर्क, है ना। अमेजन क्या है, प्राइवेट है, फ्लिपकार्ट क्या है, प्राइवेट है, तो ये ओपन नेटवर्क है, गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है, जिसमें कोई प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं देना पड़ेगा। समझ में आई बात? कोई भी ऐप इसको होस्ट कर सकता है, पेटीएम इसको होस्ट कर सकता है, कोई भी ऐप इसको क्या कर सकता है, होस्ट कर सकता है। काफी हद तक यूपीआई जैसा है। कैसा है, यूपीआई जैसा। समझ में आ रही बात? ठीक है, यूपीआई में आप कैसे गूगल पे से फोन पे में भेज देते हो, फोन पे से उसमें भेज देते हो, ओएनडीसी भी काफी हद तक वैसा ही प्लेटफॉर्म है कि अगर आपको कुछ सेल करना है, ठीक है, मान लो तुम चेयर्स बनाती हो, चेयर्स को अभी क्या करोगी, अमेजन पे जाओगी, लिंक कराओगी, सेल करोगी। समझ में आई बात, है ना। तो सेल होगा वहां पे, हम वो उसको चेयर खरीदना है, वो क्या करेगा, वहां पे अमेजन पे सर्च करेगा, ठीक है, कि चेयर्स, तो इसका चेयर आ ही नहीं रहा है क्योंकि आगे बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी को चेयर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अमेजन को पैसा दिया है कि हमारी कंपनी पहले दिखाना। कोई भी चेयर सर्च करेगा तो, टेबल भी सर्च करेगा तो भी हमारी कंपनी दिखा तू पहले। समझ में आ रही बात? तो तुम्हारी कंपनी आ रही दूसरी पेज पे, दूसरी पेज तो कौन जाता है, चार देखते हैं, खत्म, इसी में से कोई ले लेते हैं हम लोग। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ओएनडीसी में ऐसा नहीं होगा, है ना। आप प्राइस के हिसाब से कैसे भी क्लासिफाई करोगे, इजिली क्या हो जाएगा, क्लासिफाई हो जाएगा। तो ओएनडीसी जो है, ड्राइविंग इंक्लूसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कैसा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्लूसिव, क्योंकि तुम्हारा चेयर तो बिकता नहीं अमेजन पे, है ना, तो तुम गरीब की गरीब ही रह जाती। समझ में आ रही बात? तो इंक्लूसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हर कोई अपना प्रोडक्ट वहां पे लॉन्च कर सकता है, हर कोई वहां से खरीद सकता है ना। वहां बीच का जो मिडिल मैन है ना, अमेजन फ्लिपकार्ट जो पैसा बना रहे हैं, वो क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। समझ में आ रही बात? सर्विस सेक्टर अकाउंट फॉर अबाउट 62% किसका, ग्लोबल जीडीपी का। मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक चाइना, थाईलैंड, इंडिया हैव विटनेस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर ओवर द लास्ट डिकेड। ये सब बेसिक चीजें हैं। अच्छा, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा बात कर लो। रियल एस्टेट में इंडिया ने एक अथॉरिटी बनाया जिसको रेरा बोलते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इंडिया हैज इंप्रूव इट्स रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी। कई बार होता था कि घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है ना, आप गए कि हमें एक फ्लैट चाहिए, ठीक है, वो आपको फ्लैट दे देते हैं, पता चलता है वो प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ अगले 10 साल तक, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था। तो इन सब चीजों को देखने के लिए क्या बना, रेरा बना, है ना, कि कोई भी बिल्डिंग अगर बन रहा है, बड़ा बिल्डिंग, तो वहां पे क्या कराओ, आप रजिस्टर कराओ, अपने अकाउंट में दिखाओ कि मिनिमम इतना पैसा है कि नहीं, तभी आप लोगों को क्या बेचो, फ्लैट्स बेचो। समझ में आ रही बात?
तभी चांस होगा कि आपका फ्लैट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा, और लोग जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास उस फ्लैट को खरीद रहे हैं वो सफर नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। इंडिया रैंक 31st आउट ऑफ 89 कंट्रीज इन द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। तो धीरे धीरे हमारा रैंक भी क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। कौन से इंडेक्स में? रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी में। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप भी हमने बूस्ट किया हुआ है। एबॉलिशन ऑफ एंजल टैक्स, है ना, जैसे मान लो तुमको एक स्टार्टअप करना है, वही चेयर ही बनाना है कुछ नया डिजाइन का, ठीक है, तुम्हारे पास आइडिया है, तुमने एक चेयर बना लिया, है ना, बहुत मेहनत किया, 1-2 साल रिसर्च किया तो तुम उस तरह तक पहुंच गए। या पहले तुम ऐसे कंपनी में काम की हुई थी, अब तुम्हारे पास ज्यादा अच्छा आइडिया है कि हाफ प्राइस में उससे बेटर प्रोडक्ट तुम दे सकती हो, ठीक है, लेकिन वो सब सेटअप करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो तुमको क्या चाहिए, कोई पर्सन चाहिए जो इन्वेस्ट कर दे। अगेन प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो व्हाट डू यू नीड, कैपिटल। तो कैपिटल देने वाला जो बिना कुछ सोचेगा समझेगा तो जरूर, बट वो क्या कर दे, तुमको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट दे दे, उसको क्या बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर। क्या बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर, है ना। स्टॉक मार्केट पे तो तब जाओगे जब कंपनी बन जाएगी, खड़ी हो जाएगी, प्रॉफिट आने लग जाएगा, तब तक के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा, ऐसे कोई इंसान के पास जाओ जो आपके लिए किसका काम करे, एंजल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का काम करे, उसी को क्या बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर। तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एंजल इन्वेस्टर के ऊपर जो वो पैसा इन्वेस्ट करते थे उस पर टैक्स लगाया था, वो क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। समझ में आई बात, एबॉलिशन ऑफ एंजल टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन्वेस्टर इन स्टार्टअप्स इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इनोवेशन। तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा कर पाएंगे, है ना। इनोवेशन बूस्ट होगा तो क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो यही मैं बात कर रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज और मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स। तो एक्सपोर्ट में इंडिया का परसेंटेज कितना है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का शेयर कितना है। ब्लू वाला जो है सर्विसेज का है, और ये ऑरेंज वाला किसका है, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स का है। पूरे वर्ल्ड में हमारा शेयर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में कितना था, 0.9%, मतलब हम 17% ऑफ द पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड को कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ 0.9%। सर्विस कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 1.9। समझ में आई बात। 2014 में ये भी बढ़ा, कितना हो गया, 1.7। सर्विस बढ़ के कितना हो गया, 3। 2023 में ये कितना हो गया, 4.3, ये भी 1.8। तो एक्सपोर्ट में हम लोग, गुड्स एक्सपोर्ट में भी बढ़ रहे हैं, स्लो बढ़ रहे हैं, और सर्विसेज एक्सपोर्ट में भी बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात। वापस बात करते हैं, इधर आओ। अब एफडीआई, फॉरेन से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, सर्विस सेक्टर में कहां कहां आता है, देखो ये सब सर्विस सेक्टर की बात हो रही है। एफडीआई इनफ्लो विद इन द सर्विस सेक्टर, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, है ना। तो डोंट एक्सपेक्ट कि एक ही टॉपिक पढ़ते रहेंगे। इकोनॉमिक सर्वे क्या करेगा, हर चीजों के बारे में बताएगा, थोड़ा 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 किस सर्विस में क्या हुआ। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। अभी ओएनडीसी की बात की, फिर रेरा की बात की, फिर हम लोग वापस कंट्रीब्यूशन पे चले गए। समझ में आई बात। ये सारा डायरेक्टली यूज करोगे आप मेंस आंसर राइटिंग में, है ना, और इनडायरेक्टली कुछ नया कॉन्सेप्ट वो लेके आया है तो वो कहां पे आएगा, प्रीलिम्स में आएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। यहां पे आते हैं फाइनेंशियल ईयर 22, 23, 24 और 25 जो चल रहा है। अब इसमें एफडीआई किस सेक्टर में आया, ये ब्लू वाला फाइनेंशियल है, तो सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, इसमें डार्क ब्लू आ रहा है ना। अच्छा, ये ग्रे वाला जो है वो क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर है। तो जो साल अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग ईयर में सबसे ज्यादा पैसा किस में आया है, इंश्योरेंस में आया है ना। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस। आईफोन खरीदने जाओगे वहां पे एक बैठा रहेगा, इंश्योरेंस करा लीजिए, है ना। क्या होगा, टूट जाएगा तो नया मिलेगा, ठीक है। मैं टूट जाऊंगा तो क्या मिलेगा, ठीक है। फोन का कौन, किसको भरोसा है, गुम हो जाएगा तो मिलेगा, नहीं तब नहीं मिलेगा, तो फिर क्या फायदा हुआ। समझ में आई बात। फोन तक का इंश्योरेंस करा लो, गाड़ी का इंश्योरेंस, ठीक है। एसी खरीदो, उसका उसमें इंश्योरेंस वाले पहुंच जाते हैं, इसका इंश्योरेंस करा लीजिए। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो काफी हो रहा है। इंश्योरेंस में कुछ करना तो है नहीं, खराब होगा तो हम पैसा देंगे। तो ऐसे 10 लाख लोग बेवकूफ बनेंगे, कुछ लोगों का खराब होगा, हम देंगे। उसमें भी बहुत सारे क्लॉजेस हैं, मतलब खाली हम पैसा ले रहे हैं लोगों से, ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर काफी ग्रो कर रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस अगर कोई है तो वो क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस है
है ना, हर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए। आपकी उम्र में आई थिंक 4,000 5,000 ईयरली में आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा। तो इतना एनुअल एक्सपेंडिचर तो आपका पर्सनली हेल्थ पे आना भी चाहिए, ठीक है। 1,000-2,000 का ये थोड़ा बुखार हो गया और खांसी हो गया ये सब छोड़ दो, तो एनुअल हेल्थ एक्सपेंडिचर आपका कितना हो जाएगा? 5,000 में कुछ भी मेजर इलनेस होता है तो 5 लाख 10 लाख तक आप जाके ट्रीटमेंट ले सकते हो। कहाँ? हॉस्पिटल्स में। समझ में आ रही बात है ना। अचानक से एक जैसे एक हमारा ही स्टूडेंट है पुराना, उसका एक्सीडेंट हो गया, 35,000 रुपये लग गए, है ना, 35,000, तो हर महीने 5,000 EMI भर रहा है। समझ में आ रही बात। तो कहाँ से आ रहा है? अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता है एक ही 5,000 का तो कुछ भी भरने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। पहला इंपॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस है। अगर आप पे लोग डिपेंडेंट है ना, योर फैमिली मेंबर्स आर डिपेंडेंट ऑन योर इनकम और विल बी डिपेंडेंट आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर लेटर ऑन योर इनकम। समझ में आई बात। या तो तुम्हारे पेरेंट्स हो या तो तुम्हारे हस्बैंड और वाइफ और बच्चे हो जो तुम पे डिपेंडेंट हो, तब लाइफ इंश्योरेंस, तुम्हारे लाइफ का कुछ हो गया दे विल गेट द मनी। समझ में आ रही बात, ठीक है। और बाकी व्हीकल का इंश्योरेंस वगैरह तो गवर्नमेंट मैंडेट करती है, मैंडेटरी है, वो लेना ही पड़ेगा, है ना। कि आपने किसी को ठोक दिया गाड़ी से तो फिर आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करेगा उसको। समझ में आई बात, उसके एक्सपेंडिचर को पे करेगा। लेकिन हिट एंड रन मार के भाग जाता है तो क्रिमिनल बन जाता है। समझ में आई बात, तो इसलिए बनता है ना। अगर उसके पास लाइसेंस हो, सारी चीज़ें उसने फॉलो की हो, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं हो, तो हिट एंड रन में कुछ नहीं, तो हिट करके रन मत करो, फिर उसको इलाज कराओ, ले जाओ, है ना। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये सारा है। इंश्योरेंस सर्विस में क्या बढ़ रहा है? FDI। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स ना, कि किसमें ज्यादा क्या आ रहा है? FDI आ रहा है। AI एडॉप्शन, यही है न्यू चैलेंज। किसका एडॉप्शन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडॉप्शन इन द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में, बैंकिंग में, फाइनेंशियल सर्विस में, इंश्योरेंस में, हेल्थ केयर में, टेलीकॉम में, रिटेल में, ट्रांसपोर्ट में, लॉजिस्टिक में, सब में किसका एडॉप्शन बढ़ रहा है धीरे धीरे? AI का। बैंक्स में देखोगे SBI इंटेलिजेंट असिस्टेंस, चैटबॉट प्रोवाइड्स कस्टमर सपोर्ट, है ना। कस्टमर सपोर्ट तो आप स्विगी जोमेटो में भी चैटबॉट देते हैं। समझ में आई बात। तो AI का एडॉप्शन बहुत बढ़ रहा है। टेलीकॉम AI enhances customer support, retail and e-commerce AI enables personalized marketing, inventory management, better customer experience, है ना। इन्वेंट्री मतलब कितना सामान है, कितना खत्म होगा, वो भी कौन मैनेज कर रहा है? AI मैनेज कर रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। ये सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है? आपका AI से मैनेज हो रहा है सारा चीज। फॉर एग्जांपल आप स्मार्ट वॉच पहनते हो, ठीक है, कितने बजे उठे, कब सोए, है ना, कब खाए, कितने कैलोरी खाए, कितना खर्चा हुआ, कितना नहीं हुआ, सब एवरीथिंग योर डेटा इज बीइंग स्टोर्ड। कितना दिल धड़का आपका, कितना नहीं धड़का, ठीक है, सब कुछ स्टोर होके कहाँ चला जाएगा? कंपनीज के पास चला जाएगा, है ना। बाद में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आप ही से ले लेंगी। क्या ले लेंगी? कि उन्हीं से डेटा ले लेंगे कि ठीक है डेटा लाओ, इसका दिल बहुत तेज धड़कता है, नहीं इसको हेल्थ इंश्योरेंस महंगा देना है, इसको दिल का बीमारी पड़ सकता है। समझ में आई बात। ये नॉर्मल लग रहा है ना, इसका कैलोरी लिमिट में है, इसका हेल्थ इंश्योरेंस का कॉस्ट क्या दो? कम दो। समझ में आ रही क्या बात, ठीक है। तो सब कुछ AI ड्रिवन हो रहा है और होता जाएगा आगे आगे। रिटेल एंड ई-कॉमर्स, AI इनेबल्ड पर्सनलाइज मार्केटिंग, ये तो बता ही दिया। AI से क्या हो रहा है? पर्सनलाइज मार्केटिंग, ये तो हो ही रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है। आपने जूता देखा एक बार मिंत्रा में, अब कुछ भी देखोगे इंस्टाग्राम जूता ही दिखाएगा। समझ में आई बात। ये सारी चीजें तो ऑलरेडी चल ही रही हैं। ट्रांसपोर्ट में AI एप्लीकेशन इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड डिलीवरी एक्यूरेसी, डिलीवरी का एक्यूरेसी को बढ़ाता है। रूट प्लानिंग करता है, रास्ता किधर से लेके जाएं, ट्रैफिक कम पड़ेगा, खर्चा कम आएगा, है ना। सब कुछ AI से क्या किया जा रहा है? प्लान किया जा रहा है। ONDC के बारे में बता दिया। ONDC के बारे में क्या है? अचीवमेंट है। 7,000 प्लस FPOs, फार्मर नहीं है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फार्मर्स का ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड थ्रू सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट। 7,000 फार्मर्स का नेटवर्क ONDC पे क्या हुआ है? रजिस्टर्ड हुआ, अलग अलग पूरे इंडिया के पार्ट से। फार्मर क्या बेचते हैं? कोई राइस बेच रहा है ना, कोई पैकेज राइस बेचेगा, कोई राइस का केक बेचेगा। समझ में आई बात। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचेंगे। अराउंड 400 सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये वुमेन का होता है। माइक्रो एंटरप्राइजेज, ये सब कुछ यहाँ पे ONDC पे रजिस्टर्ड है। अब ये अमेजन पे रजिस्टर्ड होते तो पैसे लगते हैं, है ना, प्रॉफिट का परसेंटेज अमेजन लेके जाता, यहाँ पे कोई लेके नहीं जा रहा। यहां से आप खरीदोगे आपको भी सस्ता पड़ेगा, उनको भी सस्ता पड़ेगा। समझ में आ रही बात।
टेलीकम्युनिकेशन में सर्विसेज सी डॉट मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स हैज बीन कमिटेड टू इंडिजिनस टेलीकॉम R&D 5G 6G 4G का इंडिजिनस सॉल्यूशन, चाइना से, यूएस से, साउथ कोरिया से, है ना, कंपनीज को सॉल्यूशंस खरीदना नहीं पड़े। आज के टाइम पे जियो है, एयरटेल है, कोई भी कंपनीज है ना, तो उनको क्या करना पड़ेगा, या फिर मान लो मोबाइल कंपनीज होगा, उनको सॉल्यूशंस खरीदना पड़ेगा, क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजी इनेबल करना है, तो वो इंडिया में ही बने, उसके लिए क्या है, सी डॉट है। समझ में आ रही बात? क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए डेवलप्ड क्वांटम इंक्रिप्शन सिस्टम, ये सब इंडिया में ही हो रहा है, बन रहा है। अब ये बात करता है कि क्या क्या सेक्टर्स हमारे ठीक हैं जिनको डिफेंड करना है। क्या करना है? डिफेंड। इधर बात करता है समरी, किसको डिफेंड करना है, मतलब जो सेक्टर सर्विसेज वाले, जो सेक्टर पहले से अच्छा कर रहे हैं उनको बचा के रखो, जो पहले से ठीक कर रहे हैं उनको थोड़ा और एक्सेलरेट कर दो, जो पहले से ठीक नहीं कर रहे हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर दो, और जो पहले से जिनका यूज नहीं किया गया है उनके लिए क्या काम करना है। समझ में आई बात? पहले से सबसे ज्यादा अच्छा करने वाले कौन है? आईटी सर्विसेज, ऐप वेब बनाना और ये सब काम हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको डिफेंड करके रखना है। एक्सेलरेट किसको करना है? ट्रेड को, ट्रांसपोर्ट को, एजुकेशन और फाइनेंशियल सर्विस में हम ठीक कर रहे हैं, इसको और एक्सेलरेट करना है, मतलब गवर्नमेंट को और फोर्स करना है कि और ज्यादा हम इसमें क्या कर पाए, एक्सपोर्ट कर पाए। समझ में आ रही बात? ट्रेवल को, हेल्थ को, पर्सनल, कल्चरल, रिक्रिएशनल सर्विस को ट्रांसफॉर्म करना है। रिक्रिएशनल सर्विसेज मतलब टूरिज्म वगैरह आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? थोड़ा और बेटर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो और ज्यादा हाई वैल्यू बनेगा, और ज्यादा फॉरेनर्स अट्रैक्ट होंगे, और ज्यादा पैसा आएगा। अनटैप्ड सेक्टर, अनटैप्ड सेक्टर में इंश्योरेंस, हम लोग खाली एफडीआई ले रहे हैं, इंश्योरेंस बेच फॉरेन कंट्री में नहीं बेच रहे। समझ में आई बात? या इंडिया में भी इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं। आप में से कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? बताओ बताओ, वो इंपॉर्टेंट है, फिर भी 2-3 लोगों के पास है, ठीक है, तो इसको और ज्यादा क्या करना है, अनटैप्ड सेक्टर को प्रमोट करना है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर और ग्रो होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। आगे बात करते हैं, चैप्टर 8 हो गया, सर्विसेज समझ गया। सर्विसेज के बाद किस में आते हैं? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर तो पूरा एक चैप्टर ही है, चैप्टर नहीं मतलब पूरा एक तुम्हारा डोमेन है, जिसको आप 3, 4, 5 क्लास करोगे तो पूरा पूरा एग्रीकल्चर पढ़ोगे। ऑलमोस्ट 3 to 4 क्लासेस कम से कम, और फूड प्रोसेसिंग मिला के 5 क्लासेस कम से कम आप क्या पढ़ते हो? एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हो। एग्रीकल्चर में क्या आता है? बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज। एग्रीकल्चर करने के पहले क्या चाहिए? जमीन चाहिए, लैंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो आ जाएगा, है ना, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए ना, इरिगेशन एक अलग से बड़ा टॉपिक है, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, फर्टिलाइजर अलग से एक बड़ा टॉपिक है। समझ में आई बात? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्रेडिट, वो बैकवर्ड लिंकेज। फिर फॉरवर्ड लिंकेज, बेचना है। अब फसल कट गया तो कटने के बाद क्या करना है? कटने के बाद स्टोरेज करना है ना, सफाई वफाई करना है, ग्रेडिंग करना है, फिर उसको सेल करना है। तो इधर वाला लिंकेज अलग है, इधर वाला अलग है। तो एग्रीकल्चर में देखते हैं। अब एग्रीकल्चर में पहला बता रहा है डिक्लाइन इन शेयर ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। पुराने मूवी देखे हैं? पुराने मूवीज में अमरीश पुरी क्या करता है? अंगूठा लगवा के सबका जमीन ले लेता है कि नहीं लेता है ना, ठीक है, कि इनको थोड़ा खाने की आदत लग जाने दो, फिर इनसे अंगूठा लगवा के इनकी जमीन गिरवी रख लेंगे। तो लोग जाते थे किसी भी प्रॉब्लम में अपना जमीन को गिरवी रखते थे, है ना, ठीक है, एक तरह से मॉर्टगेज करते थे लैंड होल्डिंग्स को, एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स को क्या करते थे? मॉर्टगेज, और उसके बदले में क्या लेते थे? लोन लेते थे, है ना। कुछ महीने लोन नहीं चुका लेने के बाद से जमीन किसकी हो जाती थी? सेठ की हो जाती थी। समझ में आई बात? ऐसा ही मूवीज है ना, पुराना देख लो, संजय दत्त का मूवी, और कौन वो जैकी श्रॉफ का मूवी, और ये कौन से हो गए तुम्हारे मिथुन दा का मूवी, सब ऐसा ही बना हुआ मिलेगा, जो विलेज बेस्ड मिलेगा, सिटी बेस्ड अलग मिलेगा, विलेज बेस्ड सब यही मिलेगा। जमीन गिरवी रख रहा है कोई ना कोई ऐसा, है ना, सेठ है, साहूकार है, ठाकुर है, जो भी बोल लो, ठीक है, जो ये सारा काम कर रहा है। तो पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बहुत ज्यादा था। देखो कब? 1951 में। नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब वो सेठ साहूकार कोई इंस्टीट्यूशन तो नहीं है। इंस्टीट्यूशन कौन है? बैंक्स है। समझ में आई बात? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि लोन देंगी। तो वहां से 95% लोग वहां से लोन लेते थे। अब वो घटते घटते कहां आ गया है? 25%। स्टिल 25% लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीके से ही लोन लेते हैं। लेकिन और उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल तरीके से लोन लेना कहां पहुंच गया है?
75% तक पहुंच गया। उसमें किसान क्रेडिट कार्ड का भी एक बहुत अहम योगदान है। किसका? किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को क्रेडिट कार्ड देना, फैसिलिटीज देना कि वो वहां से क्या ले सके, लोन ले सके। अच्छा, कई बार ये बात होती है कि जो ये बैंकों से इंस्टीट्यूशनल लोन ले रहे हैं ये बड़े फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स को तो मिल नहीं रहा। तो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला, अब भी बताता हूं, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला देखो अगर हम बात करें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन क्या है? जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। कितना? 2 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग है। उनकी अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 15 में वो 3.47 लाख करोड़ लोन लिए हुए थे और फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना? 14.4। इसका मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर भी क्या ले रहे हैं? लोन ले रहे हैं। कहां से लोन ले रहे हैं? इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल वाला तो पता ही नहीं चलेगा ना कहां से ले रहे हैं, उसका तो बस एस्टिमेट कर सकते हो। अच्छा, अब इरिगेशन की बात होती है ना। बैकवर्ड लिंकेज में हमने क्या पढ़ लिया? क्रेडिट। डायरेक्टली ऐसा बना के आ जाओगे, मजा आ जाएगा एग्जामिनर को, समझ में आ रही बात। दूसरा क्या हो गया? इरिगेशन। इरिगेशन में भी माइक्रो इरिगेशन। इरिगेशन 2 टाइप का है ना। एक तो पूरा खेत को पानी पानी कर दो, ऐसे एकदम नहर आ रहा है, कैनाल को ऐसे रास्ता निकाल के और पूरा खेतों में डाल दो, पूरा खेत पानी पानी हो गया। समझ में आई बात? नीचे से पूरा ग्राउंड वाटर को लगा दो, ऐसे पंपी सेट वो सब चला के मोटर, और पूरा खेतों में रात भर छोड़ दो, सुबह उठे तो पानी पानी हो गया। समझ में आई बात? तो ये दोनों तरीका हो सकता है। इसको बोलते हैं फ्लड इरिगेशन। क्या बोलते हैं? फ्लड इरिगेशन। दूसरा क्या है? माइक्रो इरिगेशन। स्प्रिंकल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे हाथ से लेके छिड़क नहीं रहे हैं, ऐसे पूरा सिस्टम है, झरने जैसा, जैसे नहाते हो ना, ठीक है, शावर वाला वैसा सिस्टम है। स्प्रिंकल कर रहे हैं। स्प्रिंकल जो होगा ज्यादा टारगेटेड होगा, कम पानी को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। उसको क्या बोलोगे? माइक्रो इरिगेशन। बहुत सारा इरिगेशन टेक्निक्स आप इरिगेशन में पढ़ोगे, एग्रीकल्चर में। 2005-10 में कितना हेक्टेयर जमीन माइक्रो इरिगेशन के अंदर था? 2000 के आसपास। 2015 से 23 तक कितना है? ऑलमोस्ट 7000 प्लस हेक्टेयर। 7000 हेक्टेयर किसमें है? माइक्रो इरिगेशन में है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब यहां पे देखो, सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट कैसे करोगे? पानी कम लगेगा, वाटर कम लगेगा, तो फार्मिंग सस्टेन करेगा, सस्टेनेबल होगा। ज्यादा पानी वाली चीजें कितने दिन बाद, किस दिन बारिश नहीं हुआ, अंदर का पानी सूख गया, तो क्या करोगे? तो इसके लिए क्या है? अलग अलग योजनाएं आई हैं। परंपरागत कृषि विकास, परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल तरह से एग्रीकल्चर करना। सॉयल हेल्थ कार्ड, सॉयल का हेल्थ कैसा है ना, सॉयल का टेस्टिंग करना कि सॉयल में कौन से न्यूट्रिएंट है और कौन से न्यूट्रिएंट नहीं है, फिर उसका हेल्थ कार्ड बना के देना कि तुम्हारा सॉयल का हेल्थ अब खराब हो चुका है, 1 साल छोड़ दो तुम। समझ में आई बात? 1 साल सिर्फ तुम उसको क्या कर दो? ऐसे छोड़ दो, न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश होने दो, कुछ और होने दो। तुम्हारा सॉयल में ये चीज डेफिशिएंट हो गया है ना, राइस मत लगाओ, है ना, पल्सेस लगा दो। समझ में आई बात? ये कैसे पता चलेगा? सॉइल हेल्थ कार्ड से पता चलेगा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब थोड़ा पानी से ज्यादा क्रॉप, तो वो स्प्रिंकल और ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करना। नेशनल बैम्बू मिशन, तो यहां भी चलता है नॉर्थ ईस्ट में, बैम्बूज को और प्रमोट करना। और साथ में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट। ये सब एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने में लगे हुए हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में बात करते हैं। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 16%। कितना परसेंट पॉपुलेशन सपोर्ट करता है? 46.1। डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस फूड सिक्योरिटी, है ना, पहला जरूरत तो खाना ही है, उसके बाद तो कुछ और है। सस्टेन लाइवलीहुड एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, ड्राइवर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या होना चाहिए? सस्टेन्ड। कीवर्ड्स पकड़ो, की ड्राइवर ऑफ सस्टेन ग्रोथ इन एग्रीकल्चर क्या होना चाहिए? अश्योर्ड रेम्युनरेटिव प्राइस। रेम्युनरेटिव प्राइस जो है, फार्मर्स को प्राइस अश्योर्ड मिले और रेम्युनरेटिव मिले, कम नहीं मिले और एश्योरिटी के साथ मिले। इंप्रूव्ड एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो हुआ है ऑलरेडी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, खाली राइस राइस भात भात मत उगाओ और मत खाओ, अलग अलग डाइवर्सिफाइड क्रॉप जितना होगा उतना ज्यादा फार्मर्स का फायदा है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, गार्लिक खरीदने जाओ 200 रुपए केजी मिलता है, गार्लिक लगाएंगे ज्यादा फायदा है उनका। सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, वाटर कम यूज करना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सब। इनहेंसमेंट इन प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करो, एआई को यूज करो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में। समझ में आ रही बात? ग्रोथ सपोर्टेड बाय फेवरेबल मॉनसून कंडीशन, ये सब अगर सही है
तो आपका सस्टेन ग्रोथ एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, ड्राइव हो रहा है, मतलब प्रमोट हो रहा है। ठीक है, ड्राइवर प्रमोटर एक ही चीज है। अच्छा, एक और चीज है, फ्लोरिकल्चर के बारे में बोल रहा है। फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर कल्चर। समझ में आई बात? फ्लोरिकल्चर बड़ा है कि नहीं? कल कुछ लोगों ने फ्लोरिकल्चर के यूज लिया होगा, रोज डे पे नहीं लिया आप लोगों ने यूज। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर का यूज बहुत बढ़ रही है। सनराइज इंडस्ट्री, ऐसा इंडस्ट्री जो अभी राइज हो रहा है ना, और ज्यादा बढ़ेगा। हम बहुत सारा फ्लावर को, पहले हम ट्रेडिशनल फ्लावर को उगाते थे और जाते थे ऐसे सूंघ को छोड़ देते थे। अभी हम ट्रेडिशनल फ्लावर को नहीं उगाते हैं, वैसे फ्लावर को उगाते हैं जो कि कमर्शियली यूज किया जा सके, बुके वगैरह में और बाकी जगह, जिसका फ्रेशनेस कुछ दिन रह सके। समझ में आई बात? उसको फिर क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। फ्लोरिकल्चर इन इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ सनराइज इंडस्ट्री रिफ्लेक्टिंग इट्स रॉबस्ट ग्रोथ। सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। इसमें ट्रेडिशनल फ्लावर की जगह एक्सपोर्ट फोकस फ्लावर हम लोग यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? सीड क्वालिटी एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर। सीड क्वालिटी में है ना, एज यू सो शैल यू रीप, जो बोगे वो काटोगे, है ना। अरे राइस लगाओगे तो राइस निकलेगा ना, तो जितना पढ़ोगे उतना ही सिलेक्शन होगा। समझ में आई बात? तो वही सीड का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए कि नहीं? किसका क्वालिटी? सीड का। तो ये बता रहा है कि जो आईसीएआर है, आईसीएआर जो बॉडी है, आईसीएआर प्रोड्यूस्ड 1.06 लाख क्विंटल्स ऑफ ब्रीडर सीड। कैसा सीड? जिसको ब्रीड किया जा सके। इतना क्विंटल ब्रीडर सीड जो इतना वेराइटी और इतना क्रॉप को मल्टीप्लाई करेगा, इतना आईसीएआर ने 2023-24 सीजन में उगाया है। समझ में आई बात? वो ब्रीडर सीड अगर फार्मर्स ले जाएंगे डायरेक्टली आईसीएआर से, अगर ले जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, क्रॉप का प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। समझ में आई बात? डिजीजेस वगैरह उनको कम होंगी, वाटर रिक्वायरमेंट कम होंगी। समझ रहे हो? रिसर्च इन क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स, रिसर्च हो रहा है क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड पे। सीड बैंक बन रहे हैं, सीड बैंक एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी, कि अवेलेबल नहीं है तो सीड बैंक से जाके लो। एडॉप्शन ऑफ हीट टॉलरेंट वेराइटीज, क्योंकि हीट तो बढ़ेगा ही। समझ में आई बात? ठीक है। इन फाइनेंशियल ईयर 24 डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी कंडक्टेड इन 121 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स अंडर नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इनिशिएटिव। ठीक है, ये जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इनका वैल्यू तुमको जब ज्यादा समझ में आएगा, जब हम ये पूरा मेन टॉपिक एग्रीकल्चर पढ़ चुके होंगे। बट ये सारा यूज होगा, तो पढ़ के समझ के रखो। इससे तुम बेसिक्स भी तो समझ रहे हो, जो कि बाद में समझोगे। पहले से भी तो समझ में आते जा रहा है। समझ में आई बात? है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कई बार हम लोग बोलते हैं फॉडर मटेरियल, चारा मटेरियल, है ना। कि इसको तुम क्या करोगे, बाकी मटेरियल के साथ मिला के तुम अपने आंसर्स लिखोगे। सॉइल डिग्रेडेशन भी तो हो रहा है, डिक्लाइन इन ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट। सॉइल में जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है ना, जो पौधों के मरने से होता है या फिर छोटे छोटे जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनके मरने से होता है, वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज अफेक्टिंग फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। डिफिशियंसी इन की सॉइल न्यूट्रिएंट लाइक बोरोन, आयरन, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्दर एग्जैजरबेट द इशू। कि इन सब की न्यूट्रिएंट में क्या हो रहा है, सॉइल में डेफिशिएंसी हो रहा है। इसके लिए सॉल्यूशन भी बता दिया। क्या क्या सॉल्यूशन यूज हो रहा है? यूरिया गोल्ड, यूरिया है साथ में सल्फर, तो चमकने लग जाता है यूरिया, तो यूरिया गोल्ड। यूरिया में नाइट्रोजन, सल्फर हो गया, यूरिया विद सल्फर। यूज ऑफ ड्रोन एंड फर्टिगेशन, ड्रोन का यूज करो, है ना। ड्रोन दीदी स्कीम चल रहा है। क्या चल रहा है? ड्रोन दीदी स्कीम। ठीक है, तो फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, है ना। पानी में मिलाया, फर्टिलाइजर घोल दिया और ड्रोन से उसको स्प्रिंकल कर रहे हैं। समझ में आई बात? फर्टिलाइजर भी पहुंचा, पानी भी पहुंचा, है ना। और यूज किससे किया गया? ड्रोन से। इसीलिए स्कीम क्या है? ड्रोन दीदी स्कीम। इरिगेशन कवरेज 55% ऑफ नेट शोन एरिया इज करेंटली इरिगेटेड। जितना एरिया है इंडिया में जिसपे खेती होता है, उसमें से कितना परसेंट एरिया इरिगेट हो रहा है? 55%। लीविंग अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड डिपेंडेंट ऑन रेनफेड। बारिश होगी फसल होगा, नहीं होगी नहीं होगा। कितने परसेंट लैंड पे? 45%। 55% पे बारिश हो नहीं हो, इरिगेशन है तो होगा। वहां पे दिक्कत यह है कि ज्यादा बारिश मत हो जाए। समझ में आ रही बात?
ठीक है, उसको पानी निकालने का तो कुछ थोड़ी है, इरिगेशन का है व्यवस्था। दूसरा, ड्राउट वल्नरेबिलिटी, ओवर 2/3 ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंड इज एट रिस्क ऑफ 2/3। समझ में आ रही बात? देयर इज 35% प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राउट अकरेंस नेशनली कॉजिंग सिग्निफिकेंट यील्ड लॉसेस। 35% प्रोबेबिलिटी है किसका? ड्राउट अकर करने का। लोअर टेल डिपेंडेंस, अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन रेनफॉल डेफिसिट एंड सब्सटैंशियल क्रॉप यील्ड लॉस, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सट्रीम रेनफॉल एंड एक्सट्रीम रेनफॉल शॉर्टेज। जब बारिश बहुत ज्यादा कम होने लगती है, मान लो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होने वाला है, 95 हो गया, इट्स ओके, बट 80s में चला जाएगा तो फिर क्रॉप का जो प्रोडक्टिविटी है उस पर बहुत इंपैक्ट आने लग जाता है। समझ में आ रही बात? प्रोग्रेस इन इरिगेशन कवरेज एंड इंटेंसिटी, क्या प्रोग्रेस है? इरिगेटेड एरिया इंक्रीज फ्रॉम 49.3 टू 55, अभी हम बात कर रहे थे, है ना? अच्छा, एक होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, क्या होता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। एक होता है नेट क्रॉप्ड एरिया, नेट सोन या क्रॉप्ड, ठीक है। एक होता है इरिगेशन इंटेंसिटी। इरिगेशन इंटेंसिटी हमारा बड़ा है। अब इरिगेशन इंटेंसिटी क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड द इरिगेशन इंटेंसिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये एक लैंड है, एक दूसरा लैंड है, एक तीसरा लैंड है ना? इन तीनों लैंड पे क्या होता है? इस पे इरिगेशन होता है, इस पे क्या होता है? इरिगेशन। इन दोनों पे इरिगेशन नहीं होता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसको किस में आ जाएगा? नेट या ग्रॉस नेट क्रॉप्ड एरिया में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? नेट क्रॉप्ड एरिया। बाकी सब क्रॉप्ड एरिया में तो सब आ जाएगा, जहां जहां पे खेती होता है सब आ जाएगा, तीनों आ जाएगा, बट ये आ जाएगा नेट इरिगेटेड एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेट इरिगेटेड। यहां पे क्या हो रहा है? इरिगेशन। समझ में आई बात? अच्छा, अब बात करते हैं कि एक सीजन में, एक साल में दो बार खेती हो जाता है ना? रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो यहां पे दोबारा खेती हो गया, यहां पे दोबारा और तिबारा खेती नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसको 2 बार काउंट करो। अगर एक साल में 2 बार खेती हो रहा है, 2 बार इरिगेशन हो रहा है, तो उसको कितनी बार? 2 बार काउंट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्रॉस। और एक ही बार काउंट करेंगे तो क्या बन रहा है? नेट बन रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, तो वैसे ही यहां पे आओ इरिगेशन इंटेंसिटी में। तो इरिगेशन इंटेंसिटी बेसिकली क्या है? इरिगेशन इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो ऊपर आ जाएगा ग्रॉस इरिगेटेड एरिया और नीचे आ जाएगा नेट इरिगेटेड एरिया, है ना? कि ये एरिया है जहां इरिगेशन हो रहा है, ये एरिया है जहां क्या हो रहा है? इरिगेशन हो रहा है। साल में 1 बार हो रहा है। जहां जहां पे साल में 2 बार इरिगेशन हो रहा है उसको 2 बार काउंट करोगे तो किस में चला जाएगा? ग्रॉस में चला जाएगा। समझ में आई बात? तो वो पहले 144 से क्या बढ़ के हो गया? 154। जब एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो और डिटेल में इसको समझा दिया जाएगा, ठीक है। अब स्टेट्स में सबसे ज्यादा इरिगेशन कवरेज कहां है? पंजाब। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत होता है। क्या एक्सट्रैक्शन होता है? ग्राउंड वाटर। पंजाब में सबसे कम बारिश है, मतलब सबसे कम मतलब ऐसे बोल रहे हैं जहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा है, बट वहां पे इरिगेशन बहुत अच्छा है ना? नीचे से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करो खेती के लिए, और क्या चलाओ? ग्राउंड वाटर के लिए मोटर चलाओ, खेतों में लगा दो, सो जाओ, सुबह उठो, इरिगेशन हो गया। समझ में आई बात? पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में तो वहां पे ग्राउंड वाटर क्या हो गया है? डिप्लीट हो गया है। ज्यादा इरिगेशन से सॉइल जो है, मिट्टी सैलिनाइज हो जाता है, नमक नमक होने लगता है। समझ में आई बात? तो वो सब प्रॉब्लम कहां देखने के लिए मिल रहा है? पंजाब जैसे जगह पे मिल रहा है, ठीक है। बट इरिगेशन की बात अभी कर रहे हैं। तेलंगाना में लो इरिगेशन कवरेज किसका है? झारखंड एंड आसाम का तो समझ में भी आता है, बारिश बहुत होता है। झारखंड में तो कोई बारिश भी नहीं होता, बिहार में होता है, बट झारखंड में रेनफॉल भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। समझ में आई बात? तो यहां पे इरिगेशन कवरेज क्या है? कम है। अब देखो एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन, बात इरिगेशन की नहीं है, बात किसकी है? माइक्रो इरिगेशन। इरिगेशन तो कैनाल बना दिया और बोल दिया कि हाँ इस एरिया में कैनाल है ना, कर लो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन का एरिया कितना बड़ा है? 2005-10 में 2000 के आसपास था, अभी कितना है? 75। ये ऊपर पहले डिस्कस किया था हमने, वही है।
ड्रिप इरिगेशन भी क्या है, एक टाइप ऑफ माइक्रो इरिगेशन है, ड्रिप ड्रिप है ना, टिप टिप बरसा पानी। एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ ड्रिप इरिगेशन ऑन 5 हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर समझते हो ना, जिसमें क्या आएगा, ब्रिंजल, टोमेटो, बनाना, वाटरमेलन और मैंगो। फाइंडिंग क्या आया, वाटर सेविंग, ड्रिप इरिगेशन रिड्यूसेज वाटर कंजम्पशन बाय कितना परसेंट, 39 से 55। समझ में आई रही बात। यील्ड इंप्रूवमेंट, पानी भी कम लग रहा है और प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है। और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए क्या, नहीं, यही तो चाहिए था, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल क्रेडिट, क्रेडिट मतलब पैसा, उसके लिए एक नया पोर्टल बना है 2023 में, जिसका नाम है किसान ऋण पोर्टल, ठीक है। क्या नाम है, बोलो, ऋण पोर्टल। ऋण जो है, हिंदी में ऋण जो होता है, ऋण इज डेट, हिंदी में डेट को क्या बोलते हैं, ऋण बोलते हैं, ऋण, है ना, ठीक है। हो सकता है असमिया में क्या बोलते हैं, ऋण, वही बोलते हैं। तो क्या बना हुआ है, किसान ऋण पोर्टल। फार्मर्स जो भी लोन लेते हैं, तुम्हारे लोन पे 10% लगेगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि बोलती कि नहीं, इनके लोन पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, क्या लग रहा है, इंटरेस्ट में हम कुछ रिबेट कर देंगे। क्या कर देंगे, रिबेट। तो इंटरेस्ट रिबेट को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबवेंशन। फॉर एग्जांपल, आज किसान जो होगा आईसीआईसीआई से लोन लेने जाएगा, ठीक है, तो उसको कितने का लोन मिलेगा, मान लो 10% पे मिलने वाला है, तो 7% का मिल जाएगा, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन। बट आईसीआईसीआई का लॉस है कि नहीं है, उसको वो 3% चाहिए कि नहीं चाहिए। अनाउंसमेंट किसने किया, गवर्नमेंट ने। वो 3% कहां से निकालेगा, गवर्नमेंट से। तो बैंक को परेशान होना पड़ता था कहां से पैसा निकालने में, अपना गवर्नमेंट से। समझ में आई बात। उसके लिए क्या बन गया, किसान ऋण पोर्टल। एड्रेसेस की चैलेंज इन द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। Previously, bank had to submit claim for interest subvention and prompt repayment incentive manually to RBI and NABARD, leading to delays. पहले क्या होता था, delays and inefficiency. अभी क्या हो गया, डिजिटाइज। तो इससे क्या होगा, फार्मर्स एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, बेनिफिट दोनों कर रहे हैं। क्विकर सीमलेस ट्रांजैक्शन, इंप्रूविंग एक्सेस टू क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल नीड्स। समझ में आई बात। ई गवर्नेंस भी पढ़ लिया हम लोगों ने और एग्रीकल्चर भी पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, महा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, है ना, अ स्टेट लेवल प्रोडक्शन कंपनी इन महाराष्ट्र हैज empowered इतना FPO to produce and sell agricultural product including pulses and perishable items। तो इस बॉडी ने क्या किया है, फार्मर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग किया है, प्रोड्यूस करने में और सेल करने में। ये वाला प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन सा वाला, किसान ऋण पोर्टल 2023 का ही है, वी आर इन 2025। इनोवेटिव वे ऑफ लैंड लीजिंग, लैंड लीजिंग समझते हो, है ना, ठीक है। जैसे घर को भी तो लीज करते हैं ना, तभी तो आप रह रहे हो रेंट लेके, तो वही है लैंड लीजिंग। जिसके पास खेत है बट उसको खुद खेती नहीं करना है, वो क्या कर देगा, लीज कर देगा। तो केरला ने इसका बढ़िया मैकेनिज्म निकाला है। किसने निकाला है, केरला ने, क्योंकि लैंड लीजिंग में बहुत धांधली होता था, है ना, धांधली समझते हो ना, फ्रॉड, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम की फार्मर्स किसको लैंड लीज करना है, कितना करना है, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना परसेंटेज उसको मिलेगा, कितना परसेंटेज उसके पास रहेगा। समझ में आ रही बात। वुमेन और मेंस एसएचजी ग्रुप लीज लैंड फॉर मोर देन कितना ईयर, 3 ईयर फॉर हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन। और ये किसके अंदर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ग्राम पंचायत बिकम्स अ पार्टी। तो ग्राम पंचायत लीज हो रहा है, लैंड है, लैंड क्या हो रहा है, लीज। एक तरफ लैंड होल्डर है जिसको लैंड क्या करना है, लीज करना है ना। सामने किसको करना है, सामने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिनको क्या करना है, लीज करना है। वो लोग खेती करेंगे, फूल उगाएंगे, क्या उगाएंगे, फूल, फ्लोरिकल्चर, कुछ भी करें, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, है ना, नॉर्मल एग्रीकल्चर। और साथ में तो फिर में ग्राम पंचायत के आ जाने से इनका ट्रस्ट भी बढ़ता है और इनका ट्रस्ट भी बढ़ता है। बहुत सारे लोग खेत ऐसे ही छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं मेरे खाली रहेगा, बट किसी को लीज नहीं देंगे, तो वेस्ट जा रहा है ना, क्या जा रहा है। इनके बीच में आ जाने से क्या हो जाएगा, ट्रस्ट बढ़ जाएगा। समझ में आई बात। उस लैंड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगेन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड को और ज्यादा से ज्यादा यूज ले पाना इज अगेन इंप्रूविंग आवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ रही बात, अरे बोलो। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हो पाना, किसका हो पा रहा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको बोलते हैं पता है ना? अमूल, अमूल नाम सुना है? तुम अकेले एक कंपनी खोलो रिलायंस जैसा, उससे फायदा किसका होगा? तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली का, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कीम्स दे रही है, गरीब लोगों का फायदा होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है कि कुछ लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग ही इकट्ठा हो रहे हैं, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, कुछ इकोनॉमिक यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? कि चलो अमूल क्या एज ए मिल्क कलेक्शन स्टार्ट हुआ कि एक जगह सारा मिल्क कलेक्ट होगा, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आई बात? तो सारे फार्मर्स का, जो मिल्क वाले फार्मर्स थे, उनका क्या होने लगा? फायदा होने लगा, फिर उससे मिल्क प्रोडक्ट बनने लगे। समझ में आई बात? तो ऐसे वो क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। इससे क्या होता है? बहुत लोगों का फायदा होता है, इनइक्वालिटी भी नहीं बढ़ती, ग्रोथ भी होता है। तो चाहिए क्या? ग्रोथ, और कौन सा? इंक्लूसिव चाहिए। तो उसके लिए कौन सा है सॉल्यूशन? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तभी तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना इंडिया में एक क्या है? फंडामेंटल राइट है, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया। अमेंडमेंट नंबर बोलो। नहीं यार, पढ़ते क्या हो? 97। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया सर्व एज वाइटल फंक्शन अक्रॉस मेनी स्टेट। तो बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, छोटे छोटे विलेजेस में काम करते हैं, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज हैं, है ना? शुगर मिल्स जो चीनी बनाती हैं, कहां पे? महाराष्ट्र वगैरह में। तो बहुत सारे फार्मर जो खुद गन्ना कल्टीवेट कर रहे हैं, वो जाकर चीनी बनवा रहे हैं, तो सबका फायदा हो रहा है। समझ में आ रही बात? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर विद इन ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग। कितना परसेंट टोटल एम्प्लॉयमेंट है? 12.4 ऑर्गेनाइज सेक्टर में। कौन सा सेक्टर में? ऑर्गेनाइज्ड। इन द फिस्कल ईयर द वैल्यू ऑफ एग्री फूड एक्सपोर्ट, है ना, वो कितना हो गया? 46 बिलियन, कंस्टिट्यूटिंग रफली इतना परसेंट ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट। ठीक है, इतना चिप्स खा रहे हो कहां जा रहा है? इतना बिस्किट खा रहे हो कहां जा रहा है? ठीक है, सब कुछ क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। रियल जूस, नया जूस, पुराना जूस, ये जूस, वो जूस, जूस किसी में नहीं है, चीनी और पानी है। टू इंप्रूव फूड ग्रेन स्टोरेज स्पेशली इन हिली एंड रिमोट एरियाज। फूड ग्रेन को स्टोर भी करना पड़ेगा नहीं, है ना? तो उसके लिए क्या आया है? फ्लोस्पेन आया है। क्या ऐसा है? याद करो, फिर से बोलो। फ्लोस्पेन, अ टाइप ऑफ मोबाइल स्टोरेज। मोबाइल मतलब जो मूव कर सकता है, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो एग्रीकल्चर पढ़ोगे, एग्रीकल्चर में बैकवर्ड लिंकेज, सीड्स आया कि नहीं? एक बार आईसीएआर वाला क्रेडिट बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फर्टिलाइजर अभी तक नहीं आया है ज्यादा। समझ में आई बात? यूरिया और यूरिया गोल्ड वाला ही आया है। समझ रहे हो? सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इरिगेशन आया कि नहीं आया? और फॉरवर्ड यूलेज में कटने के बाद, फसल कटने के बाद क्या चाहिए? स्टोरेज है कि नहीं है? और क्या चाहिए? मार्केटिंग है कि नहीं है? सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जब फसल लगी हुई है क्या चाहिए? फर्टिगेशन, ड्रोन दीदी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग? फिर ये चैलेंजेस है और ये प्रायोरिटीज है कि क्या क्या चैलेंजेस है। ये तो 9 चैप्टर खत्म हो गया, अब 10 चैप्टर पे आ गए हम लोग, है ना? क्योंकि बैकवर्ड फॉरवर्ड खत्म। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट एडाप्टेशन मैटर। एडाप्टेशन पढ़ लिए हो? मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन। समझ में आई बात? क्या होता है मिटिगेशन एडाप्टेशन? बताओ। गर्मी बढ़ गई, एसी लगा लो, क्या हो गया? एडाप्टेशन। समझ में आई बात? लेकिन गर्मी बढ़ रही है तो इतने पेड़ लगा दो, ठीक है, या ओवर द टाइम आप एनर्जी ही चेंज कर दो कि गर्मी उतना बढ़े ना, तो वो क्या हो जाएगा? मिटिगेशन। तो मिटिगेशन में पैसा ज्यादा लगेगा, वो कौन अफोर्ड कर पाएगा? डेवलप्ड कंट्रीज। एडाप्टेशन में इमीडिएट मेजर है, पैसा कम लगेगा, वो कौन कर पाएगा? डेवलपिंग कंट्रीज। समझ में आ रही बात? मिटिगेशन के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा चाहिए, कहां से चाहिए? डेवलप्ड कंट्रीज से चाहिए, है ना? डेवलप्ड कंट्री हमें बोलती है तुम कोयला छोड़ो, किस पे शिफ्ट हो जाओ? रिन्यूएबल पे। तो वो शिफ्ट हो जाएंगे, बट अभी जो लोग गर्मी में फेस कर रहे हैं उनका क्या? समझ में आई बात? और शिफ्ट होने के लिए बहुत पैसा चाहिए। समझ में आई बात? तो यहां पे है चैलेंजेस एंड प्रायोरिटीज फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या चैलेंज है ना? कि 2070 तक हमको क्या बनना है? नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री। इंटरनेशनल सपोर्ट ऑन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी इज हाईली इनएडिक्वेट। बाहर से हमें पैसा भी नहीं मिल रहा और टेक्नोलॉजी भी खुद ही, पैसा भी लगाना पड़ेगा, खुद ही टेक्नोलॉजी भी। लो कार्बन डेवलपमेंट, आगे हमें डेवलप करना है, बट डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा नहीं हो, तभी तो नेट जीरो पहुंचेंगे ना।
ये सब हमारे लिए क्या है, चैलेंज। प्रायोरिटीज क्या है, ब्रिंजिंग एडाप्टेशन टू द फोर फ्रंट, इवन हायर वल्नरेबिलिटी टू द क्लाइमेट चेंज, एडाप्टेशन को फोर फ्रंट पे रखना है। रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी ऑफ द इंडिस्पेंसिबल थर्मल पावर थ्रू द एडॉप्शन ऑफ सुपर क्रिटिकल, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल एंड एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। तीन टेक्नोलॉजी है, सुपर क्रिटिकल, एडवांस, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। टेक्नोलॉजी के डिटेल में हमें नहीं जाना कि टेक्नोलॉजी करती क्या है, बस एमिशन को कम करती है ना, कि थर्मल पावर जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट कर रहे हैं उसको क्या करते हैं वो लोग, कम करते हैं। तो हमें डेवलप तो होना ही है, पावर तो चाहिए ही, बट उसी पावर में इंटेंसिटी थोड़ा, एमिशन का इंटेंसिटी क्या चाहिए, कम चाहिए। ऑल्सो फोकस ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी थ्रू मॉडरेशन ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन को क्या करो, कम करो। फर्स्ट चैप्टर बोल रहा है कंजम्पशन कम हो रहा है, दिक्कत हो जाएगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा। फिर लास्ट चैप्टर क्या बोल रहा है, क्लाइमेट वाला, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, माइंडलेस कंजम्पशन नहीं करो। फेरारी कार, मर्सिडीज कार ही कार खरीदे जा रहे हैं, एवरी कार ओन्ड और परचेज, कितना कार्बन एमिट हुआ होगा उसमें सोचो। समझ में आ रही बात, ठीक है। कौन सा मिशन फॉलो करो, लाइफ मिशन। लाइफ आया था 2022 में आया था, है ना, और मैंने बोला कि देखो मेंस में आएगा, आया भी एपीएससी के मेंस में, ठीक है। आया तो इधर था, तब मैं जहां पढ़ाता था तहां मैं आईआर पढ़ाता था, ठीक है। अब मिशन लाइफ किस में पढ़ाओगे, या तो इकोनॉमिक सर्वे में तब नहीं होगा तो कहां पढ़ाओगे, इन्वायरमेंट में पढ़ाओगे, ठीक है। मैंने आईआर में पढ़ा दिया क्योंकि इन्वायरमेंट वहां पढ़ाया ही नहीं गया था, ठीक है। तो ऐसे चीजें चलती हैं। आगे चलते हैं। मिटिगेशन बायस इन इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड, इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड में बायस किसका है, मिटिगेशन का, ठीक है, कि रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो जाओ। शिफ्ट होंगे बट अभी हमें गर्मी लग रहा है, अभी का क्या करें। तो क्लाइमेट फाइनेंस में देखो मिटिगेशन में कितना पैसा है, 30.4 है ना, और एडाप्टेशन में कितना है, 16.4। तो ये है मिटिगेशन, ये है एडाप्टेशन। इंडियाज एडाप्टेशन रिलेटेड एक्सपेंडिचर रोज फ्रॉम 3.7% टू 5.7% ऑफ जीडीपी। कितने साल में, 6 इयर्स में। समझ में आई बात, चलो आगे चलते हैं। ये सब क्या है, हमारा मैकेनिज्म है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की तरह। पेरिस में जब डील हुआ था, मैं बार बार बोलता हूं ना करंट अफेयर्स क्लास में, UNFCCC है ना, जो उसका पेरिस डील हुआ था उसमें बोला गया था टेम्परेचर को क्या करना है, 1.5 डिग्री से अंदर रोकना है, याद आ रहा है। उसके लिए हर कंट्री को बोला गया तुम क्या स्टेप लोगे, तुम क्या स्टेप लोगे, तुम क्या स्टेप लोगे। कल फॉर एग्जाम्पल कुछ बोला जाए कि यहाँ पे छोटा मोटा प्रोग्राम करो, उसमें पैसा चाहिए, ठीक है। अब एक उपाय तो यह है कि सबको 10 रुपए ले आए, दूसरा उपाय यह है कि सब किसी को बोल दिया जाए कि जितना हो पाए उतना ले आओ। कोई 100 ले आएगा, कोई 0 ले आएगा, जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा ले आएगा। खुद से डिटरमाइन करो कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। एक नेशन खुद से डिटरमाइन करे, तभी इंडिया ने खुद से बोला कि हम 2070 तक क्या हो जाएंगे, नेट जीरो हो जाएंगे। समझ में आई बात, 2030 तक 50% नॉन फॉसिल फ्यूल पे शिफ्ट हो जाएंगे। किस पे, नॉन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, गैस वगैरह, इनको हटा के नॉन फॉसिल फ्यूल पे शिफ्ट हो जाएंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसमें हम कहां चल रहे हैं, देखो यही है हमारा प्रोग्रेस। अगेंस्ट द अपडेटेड एनडीसी टारगेट ऑफ 50% बाय 2030, इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फ्यूसल फ्यूल हैज रीच्ड 46। 50% पहुंचना है नॉन फॉसिल फ्यूल, कहां तक पहुंच गया, 46। उसमें कहा किसका कंट्रीब्यूशन है, देखो न्यूक्लियर क्या है, नॉन फॉसिल। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हाइड्रो क्या है, नॉन फॉसिल। विंड क्या है, नॉन फॉसिल। सोलर क्या है, नॉन फॉसिल। डीजल क्या है, फॉसिल है। ये गैस क्या है, फॉसिल है। कोल क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, कोल है। तो फॉसिल को कम करने में हमें किसे कम करना है, कोल को कम करना है। समझ में आ रही बात। फॉरेस्ट कवर एज पर लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एडिशनल कार्बन सिंक इतना क्रिएट हुआ, ये सब इनिशिएटिव दिया हुआ है। समझ में आई बात। लाइफ, ये है लाइफ, है ना, लाइफ अप्रोच अपनाओ, है ना। लाइफ अप्रोच का मतलब था कि रिड्यूस करो अपना कंजम्पशन, रीयूज करो। क्या करो, रीयूज। एक शर्ट खरीदो नया, उसको बाहर पहन के घूमने उमने जाओ, ठीक है। अभी फरवरी के महीने में 7 से 14 के बीच उसको यूज करो, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास में पहन के आओ, ठीक है। थोड़ा और पुराना हो जाता है तो जिम में पहन के जाओ,
थोड़ा और पुराना जाता तो पोछा लगाओ उससे, तो जाके एक पूरा शर्ट का लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। समझ में आई बात? ये क्या है? लाइफ अप्रोच, जो इंडियन अप्रोच है ना। फिर वो चला जाएगा कहीं और, कहीं और उसको फेंको मत, ठीक है। अगर मान लो कई बार पुराने शर्ट किसी को हम लोग धो के दे देते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो भी है लाइफ अप्रोच का पार्ट, ठीक है। बाकी जो लोग लाइफ अप्रोच फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए बाहर का अलग शर्ट, क्लासेस का अलग शर्ट, जिम का अलग शर्ट, घर पे पहनने के लिए अलग शर्ट। समझ में आई बात? 4 शर्ट हो गए, यहाँ एक ही शर्ट 4 बार यूज हो रहा है अलग अलग लाइफ साइकिल में। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो शर्ट का तो बस एग्जाम्पल है, बाकी लाइफ अप्रोच फॉलो करो। लाइफ अप्रोच में क्या बोलता है? लाइफ स्टाइल चेंज बाई 13% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कैन रिड्यूस कार्बन एमिशन बाई 20%। इंडिविजुअल कार से मत जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ। दिस इज ऑल्सो लाइफ स्टाइल चेंज। आ रही बात समझ? फिनिशिंग द फूड ऑन प्लेट, खाना छोड़ते हो ना तुम लोग, कैन अवॉइड 90 kg ऑफ एनुअल फूड वेस्ट पर पर्सन। पर पर्सन 90 kg फूड वेस्ट करते हो तुम लोग। समझ में आ रही बात? ठीक है। एक साल में कार पूल कैन रिड्यूस 7,80,000 राइड्स पर डे, सेव 380 मिलियन लीटर ऑफ फ्यूल इन इंडिया। खाली इंडिया की बात हो रही है। रिसाइकलिंग 1 टन ऑफ न्यूज़पेपर कैन अवॉइड 25,000 लीटर ऑफ वाटर वेस्टेज। ये सब क्या है? लाइफ अप्रोच है। समझ में आई बात? ठीक है। इसी के साथ ही हमारा 10th चैप्टर में हम चलेंगे एडाप्टेशन स्ट्रेटजीज में। और क्या चल रहा है? इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, द नीड फॉर ए स्ट्रॉन्ग एडॉप्शन स्ट्रेटजी टू एड्रेस क्लाइमेट रिस्क एंड एनहांस रेजिलियंस। अच्छा, 3.7% ऑफ जीडीपी से कितना हो गया? 5.6, ऊपर डिस्कस कर रहे थे। पर कैपिटा एमिशन, इंडियाज पर कैपिटा कार्बन एमिशन आर 1/3 ऑफ ग्लोबल एवरेज। ये समझते हो? पर कैपिटा मतलब पर पर्सन। पर पर्सन इंडिया का इंसान जितना कार्बन एमिट करता है उसका 3 टाइम ग्लोबल एवरेज है। बाकी लोग जिंदा रहने के लिए 3 टाइम्स ज्यादा कार्बन एमिट करते हैं, हम जिंदा रहने के लिए उसका 1/3 कार्बन एमिट करते हैं। इसका मतलब खाली सांस लेने से नहीं, इसका मतलब कपड़े क्या पहन रहे हो, गाड़ी क्या यूज कर रहे हो, खाना क्या खा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम कर रहे हो, सब में कार्बन एमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आई बात? तो हमारा पर कैपिटा क्या है? बहुत कम है। ठीक है। हम कौन सा अप्रोच लेके चल रहे हैं? लाइफ। चैलेंजेस विथ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में क्या चैलेंज है? डेवलप्ड नेशन आर 38% शॉर्ट ऑफ देयर एनडीसी। जो डेवलप्ड नेशन है, यूएस तो वापस पीछे हट रहा है, यूएस में यूरोप वगैरह जितना उन्होंने बोला था उससे भी वो 38% पीछे चल रहे हैं। ऐसा अभी बोला गया है कि 2035 तक कितना पैसा मोबिलाइज किया जाएगा? 300 बिलियन एनुअल मोबिलाइजेशन। बट कितना चाहिए? 5.1 से 6.8 ट्रिलियन चाहिए। तो उसके सामने, वो भी 2030 तक, उसके सामने ये पीनट्स है क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए। समझ में आई बात? ठीक है। तो इसका मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या है? रिलक्टेंट है। समझ गए? अच्छा, डेवलप्ड नेशनल अकाउंटेबिलिटी। अभी COP29 हुआ था नवंबर दिसंबर में। COP29 कहाँ हुआ था? बाकू, अजेरबाईजान। हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो द रिसेंट आउटकम ऑफ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल एफ COP29 ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए स्मॉल मोबिलाइजेशन टारगेट। टारगेट कितना रखा गया? $300 बिलियन। तो वो स्मॉल है, जितना कंपेयर है उससे कम में। इट अंडरस्कोर्स अनविलिंगनेस ऑफ एफ्लुएंट नेशन। जो रिच नेशन है उनका अनविलिंगनेस है टू टेक कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी? ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सपोर्टिंग डेवलपिंग रीजन। समझ में आई बात? ठीक है। फिर वो मिटिगेशन एडाप्टेशन वाला आगे ना आ जाएगा। एडाप्टेशन इन कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन, इंडिया का कोस्टल रीजन कितना है? 7500 किलोमीटर से ज्यादा है, इसलिए क्या 7600 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो कोस्टल रीजन पे क्या आता है? साइक्लोन वाइक्लोन आता है ना। वहां पे क्या है? क्लाइमेट इवेंट एक्सट्रीम है, स्लो ऑनसेट इवेंट, सी लेवल राइज धीरे धीरे हो रहा है। बट दिल्ली का तो हेवी रेन, सीवियर स्टॉर्म, ये तो हमेशा वहां पे एक्सपीरियंस होता ही है। ये वहां पे क्या है? चैलेंजेस है ना। ये स्लो ऑनसेट इवेंट, धीरे धीरे वाटर लेवल राइज हो रहा है। एडाप्टेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंग्रूव प्लांटिंग। मैंग्रूव पढ़े थे हम लोग, याद आ रहा है? मैंग्रूव प्लांटिंग एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ सी वॉल्स एंड आर्टिफिशियल रीफ। मैंग्रूव से ही
आर्टिफिशियल कोरल रीफ लगाओ, कोरल रीफ जो नेचुरल है वो तो ब्लीच कर रहा है, आर्टिफिशियल लगाओ। बीच नरिशमेंट एंड ड्यून प्लांटिंग, प्लांटिंग वगैरह। सैंड बाईपासिंग सिस्टम, ठीक है, ये सब टेक्निक है जो यूज किया जा सकता है। मैंग्रोव के लिए कौन सा प्रोग्राम आया? मिस्ट्री। समझ में आई बात? ये पढ़ा था हमने करंट अफेयर्स में, याद आ रहा है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटाट एंड टंजिबल इनकम्स। शोर लाइन हैबिटाट, किनारा किनारा, इंट्रोड्यूस इन द यूनियन बजट 2023-24। मिस्ट्री फोकस ऑन प्रोमोटिंग एंड कंजर्विंग मैंग्रोव्स, लेवरेजिंग देयर कौन सा प्रोडक्टिविटी? बायोलॉजिकल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन को वहां से खींच के अंदर डालना, नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर फंक्शन अगेंस्ट साइक्लोन, टाइफून एंड टाइडल। क्योंकि मैंग्रोव्स बहुत था तो तमिलनाडु बहुत बच गया 2004 में जब सुनामी आया था। वो नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट करना है, ये सब काम किसके अंदर करना है? मिस्ट्री के अंदर करना है। मैंग्रोव सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है, इसलिए नाम मिस्ट्री रखा हुआ है। ठीक है, देखो नाम रखने में बहुत होशियारी होती है। एडाप्टेशन एक्शन फॉर वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट के लिए भू नीर पोर्टल बना है 2024 में, सितंबर में ही लॉन्च हुआ लास्ट ईयर। तो करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है। बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, पर्पस क्या है? मैनेज एंड रेगुलेट ग्राउंड वाटर, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स क्योंकि लास्ट ईयर लॉन्च हुआ है। फ्लड वाटर वॉच इंडिया ऐप, फ्लड वाटर को वॉच करने के लिए भी ऐप बना हुआ है ना, रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट बताएगा। समझ में आई बात? अलग अलग स्टेट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। सितंबर 2024 में जल संचय जन भागीदारी गुजरात ने लिया है, ये आई थिंक पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। और मेघालय ने लिया है मारवा मल्टीपर्पज रिजर्वायर प्रोजेक्ट ईस्ट खासी हिल में, तुम्हारे घर पे लिया है ना? नहीं। कंजर्व रेन वाटर एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर, रेजुमिनेट स्प्रिंग्स एंड रिस्टोर कैचमेंट एरिया। एनर्जी ट्रांजिशन, लर्निंग फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री एंड इंडिया ऑप्शन। तो एनर्जी पर कैपिटा रिक्वायरमेंट, पर कैपिटा, अगर हमें डेवलप होना है ना, जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो पढ़ते हैं उसमें ग्रोथ तो हम समझ ही रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट, ह्यूमन कितना डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए आगे आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या आता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1 है मतलब बहुत बढ़िया है, 1 से कम है मतलब कम है। तो इंडिया के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.6 से थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है। समझ में आई बात? अगर उसको 0.9 तक भी लेके जाना है तो हमारा ये एनर्जी कंजम्पशन बढ़ना पड़ेगा, जो हम ग्लोबल एवरेज का 1/3 है उससे नहीं होगा, है ना। जो पर पर्सन एनर्जी रिक्वायरमेंट 45.7 है उसको कितना लेके जाना पड़ेगा? 75 तक कम से कम लेके जाना पड़ेगा। करंट स्टेटस क्या है? एज पर एनर्जी स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, इंडिया पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कितना है? 16.7, और कितना लेके जाना पड़ेगा? कम से कम 45 से ज्यादा। समझ में आ रही बात? तभी हम क्या बनेंगे? डेवलप बनेंगे, क्योंकि हम ग्लोबल एवरेज का 1/3 है। ग्लोबल एवरेज, ग्लोबल एवरेज में तो अफ्रीकन कंट्रीज में तो है, वो तो हमारे जितना भी नहीं कर रही, मतलब डेवलप्ड कंट्री तो हमारा 10 टाइम्स कर रही है, एक 1%। समझ में आ रही बात? कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इन पर कैपिटा प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन, फॉसिल फ्यूल का क्या कंजम्पशन है कनाडा में देख लो। देखो इसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी कंजम्पशन आपको फ्रांस में दिखेगा। कहां दिखेगा? फ्रांस में, ठीक है। तो इस बार हमने बजट में पढ़ा था, ठीक है, न्यूक्लियर से रिलेटेड जो सिविल लाइबिलिटी है ना, उसको क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा थोड़ा, क्योंकि न्यूक्लियर बनाने वाली एनर्जी वाली कंपनीज आए और इंडिया में क्या लगाएं? प्लांट। तो आप खुद से देख के बताओ कौन सी कंट्री से ज्यादा फायदा होगा? फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जहां पे न्यूक्लियर का यूज क्या है? सबसे ज्यादा है, येलो वाला। समझ में आ रही बात? तो फ्रांस से अगर हम टेक्नोलॉजी लेते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। कनाडा में कम है, 1992 में 7% था, घट गया है। यूएस में भी 8% से घट गया है। यूके में भी 8.56 से 5 हो गया है। सब लोगों का न्यूक्लियर एनर्जी का कंपोनेंट क्या हो गया है? कम हो गया है। समझ में आई बात? जापान में तो 11.35 से 4% हो गया है। जापान में एक जगह फुकुशिमा, वहां पे साइक्लोन आया, वो आया सुनामी, उसकी वजह से डिजास्टर हो गया। तो फुकुशिमा में न्यूक्लियर प्लांट था, वही डिजास्टर हो गया। तो साइक्लोन सुनामी का डिजास्टर अलग और न्यूक्लियर डिजास्टर अलग। तो उन लोगों ने न्यूक्लियर क्या कर लिया? कम कर लिया। समझ में आ रही बात? कोल का डिपेंडेंसी, इंडिया होल्ड्स वर्ल्ड का कितना % कोल?
10%, बट ओनली 0.7% ऑफ ग्लोबल नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कम है हमारे पास। कोल का यूज को ज्यादा करो, क्योंकि कोल है। अब सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगा, तो कोल रखा हुआ रह जाएगा। कोल का फिर यूज ही नहीं कर पाए हम लोग। एफिशिएंसी मेजर्स इन कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, उसमें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सुपर क्रिटिकल, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ऊपर पढ़ रहे थे ना, वो सब टेक्नोलॉजी लगाओ। न्यूक्लियर का लिमिटेशन क्या है? ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल लाइक यूरेनियम पोजेस सप्लाई चैलेंजेस। यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, है ना, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। तो हमारे पास कम है, सप्लाई चेन में दिक्कत आएगी। न्यूक्लियर आएगा तो ही न्यूक्लियर एनर्जी चलेगा, यूरेनियम वगैरह से। और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी, वाइड इंडिया हैज फोकस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, कोल रिमेन्स इंडिस्पेंसिबल ड्यू टू इट्स रिलायबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। समझ में आई बात? ठीक है। क्वेश्चन मेंस पे आ चुका है कि भले ही कितना रिन्यूएबल होते जा रहे हैं, कोल पे कितना डिपेंडेंस क्यों रहेगा। अभी 2-3 साल के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब सब वही सब है, ग्लोबल कंपेरिजन वगैरह है, और कुछ खास नहीं है। सोलर एनर्जी में हमने क्या इनिशिएटिव लिया, हमने बार बार पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन क्या किया, और ये सारा स्कीम हमारा पुराना ही स्कीम है। ये एक स्कीम पढ़ सकते हो, नया है, न्यू सोलर पावर स्कीम फॉर ट्राइबल एंड पीवीटीजी हैबिटेशन विलेज। ठीक है, जनवरी 2024 में आया है। इसको क्या बोलते हैं? पीएम जनमन। पहले वो किसके लिए था? पीवीटीजीज के लिए, साथ में अब ट्राइबल एरियाज के लिए भी है। ठीक है, इससे क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 1 लाख अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड इन ट्राइबल एंड पीवीटीजीज एरिया, ये सब काम किया जाएगा। सोलर लाइटिंग किया जाएगा। ठीक है, ऑफशोर विंड एनर्जी, विंड एनर्जी पे कितना काम किया जाएगा? विंड एनर्जी पे वाइबिलिटी गैप फंडिंग। मान लो तुम विंड एनर्जी का प्लांट लगाने वाली हो, 1 लाख करोड़ का, तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है, तुम्हारे पास 70,000 करोड़ है, 30,000 करोड़ कौन दे देगा? गवर्नमेंट। कि तुम्हारा काम होने लगे, उसको क्या बोलते हैं? वाइबिलिटी गैप फंडिंग। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये सब प्रोजेक्ट चलेगा रिन्यूएबल एनर्जी में। ये सब डेटा है, बायो इंजीनियरिंग, सोलर पार्क। ठीक है, टारगेट्स और डेटा है। जब आप एनर्जी पढ़ लोगे तो आराम से इसको, ये पुराना पीएम कुसुम स्कीम है, इन पे सब पे भर भर के क्वेश्चन आता है। और बाकी लाइफ अगर अपनाए, ग्लोबल फूड वेस्टेज वगैरह कम करें, तो हमें क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। समझ में आई बात? लास्ट ट्री प्लांटेशन कैंपेन, ये लास्ट ईयर का है, करंट अफेयर्स है। एक पेड़ किसके नाम? मां के नाम। इसमें क्या होगा? लेवरेज द लव एंड रेस्पेक्ट फॉर मदर्स टू इंकरेज प्रो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज। कितने करोड़ सैपलिंग प्लांट किए गए? 80 करोड़। रिकॉर्ड ब्रेकिंग कब अचीव हुआ? 22 सितंबर। ठीक है, हो गया। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10। ठीक है, अब देखो, अब एक दिन में पढ़ लेते तो क्या ही पढ़ते, कुछ पढ़ते क्या? कुछ नहीं पढ़ते। ठीक है, तभी तो 3 चैप्टर और अभी बचा हुआ है ना। लास्ट चैप्टर एआई का है, उसमें भी हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, है ना। फिर हम लोग मिलेंगे एक क्लास और कभी भी मंडे ट्यूसडे में, और वी विल फिनिश आवर इकोनॉमिक सर्वे। और ये ज़्यादा काम आएगा जब पूरा इकोनॉमिक्स और सारा सब्जेक्ट पढ़ लो, तो कोरिलेट करने में, डेटा यूज करने में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अब ये बात समझ लो आप।